नमस्कार दोस्तों, मैं नीतीश कुमार एसएससी वायरस करता हूँ। आज के इस वीडियो में हम सीजीएल 2025 पे बेस्ड प्री का मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन करेंगे। इस वाला पोर्शन करेंगे। ये टेक्स्ट बुक का मॉक है और ये आपका दिख रहा है मेगा लाइव मॉक है जिसका नाम है उड़ान। यहाँ पे क्वेश्चन हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में रहेंगे। जो कुछ भी सॉल्यूशन होगा उससे रिलेटेड जो थियरी है उसका भी हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं सॉल्यूशन की। पहला क्वेश्चन आप देखोगे तो इसमें है कि एक मिक्सचर है जिसमें रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर 5:3 दिया हुआ है। बोला है कि 4 लीटर अगर इसमें हमने पानी ऐड किया तो रेशियो जो है 3:2 हो जाता है। हमें बताना है कि क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन मिक्सचर क्या है। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इस क्वेश्चन को करना बहुत ही आसान है। आराम से देखिए, ये है मिल्क, ये है वाटर। पहले कितना था 5:3। फिर आपने कुछ ऐड किया, क्या ऐड किया है, वाटर ऐड किया है। इसके बाद हो गया 3:2। पहले तो हम इसको सॉल्व कर देते हैं, फिर इसके पीछे का आपको लॉजिक भी बता देंगे। एक बात बताइए, आपने जो ऐड किया है वो क्या ऐड किया है, वाटर ऐड किया है। तो मिल्क है जितना पहले था उतना ही रहना चाहिए। मिल्क पहले था 5 यूनिट, अभी हो गया 3 यूनिट। दोनों को बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इसमें 3 से गुना कर देंगे और इसमें 5 से गुना कर देंगे। जैसा ही हमने किया है तो मिल्क हो गया 15, यहाँ पे भी 15 हो गया। लेकिन 3 × 3 = 9 हो जाएगा और ये 5 दूना कितना हो गया 10। देखिए 9 से 1 यूनिट बढ़ गया, कितना हो गया 10। ये जो 1 यूनिट है ना, इस 1 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया है, क्योंकि आपने 4 लीटर ऐड किया है तो 4 लीटर दिया है। हमें बताना है कि क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन द मिक्सचर क्या है। मिल्क पहले भी जितना था अभी भी उतना ही है। मिल्क है 15 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 60 लीटर। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। बात ये है, ये क्वेश्चन तो हमने सॉल्व कर लिया, लेकिन आपके मन में ये डाउट आना चाहिए कि मिल्क सेम होना चाहिए, ये मतलब तो डाइजेस्ट नहीं हो रहा होगा। तो चलिए हम इसको डाइजेस्ट करवा। आप ये समझिए कि मिल्क एंड वाटर, इसका पहले रेशियो था 5:3। बोलेंगे ठीक है 5:3 है। बाद में हो गया आपका 3:2। 3:2 ही है, हाँ ठीक है। यहाँ पे आपको समझना है कि ये जो 5 और 3 है ना ऊपर, या 3 और 2 है, ये एब्सोलूट अमाउंट नहीं है। ये है आपका क्या, रेशियो है। रेशियो को जब भी हम एब्सोलूट अमाउंट में लेके जाते हैं तो हमें प्रोपोर्शनल, ये जो 5 है ना ये 5x है, ये जो 3 है ना ये क्या है आपका 3x है। फिर यहाँ पे 3 और ये 3 दोनों अलग अलग चीज है, ये आपको समझना है। ये जो 3 है ये क्या हो गया 3y होगा, और ये 2 क्या हो जाएगा आपका 2y हो जाएगा। ये भी नहीं करना है कि ऊपर x हमने रखा तो नीचे भी x ही प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, जरूरी नहीं है। अब आपको ये समझना है कि मिक्सचर में जो 5x है ना इसका वैल्यू कितना आ रहा था 3y। तो आप देखोगे यहाँ से x/y का वैल्यू कितना आ गया है 3/5। यहाँ पे आप बात समझ गए। फिर हम ऊपर 3 से नीचे 5 से गुना करते हैं। यहाँ पे भी आपने देखा होगा ऊपर हमने 3 से नीचे 5 से गुना किया। अब इसके पीछे का लॉजिक एक और तरीके से समझने की, यहाँ पे देखिए प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट x है एंड ऊपर क्या है y है, दोनों का प्रोपोर्शनैलिटी अलग अलग है। हम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट सेम बनाने के नज़रिए से हम क्या करते हैं, इन दोनों को इक्वल कर देते हैं। क्योंकि मिल्क में कोई चेंजेस नहीं आए हैं तो हम मिल्क को इक्वल कर देंगे ताकि प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है और पूरे का पूरे पिक्चर में सेम आ जाए, x एंड y अलग अलग ना। उम्मीद करते हैं लॉजिक हम ऐसा क्यों करते हैं। ठीक है, आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 2 है कि 2 ट्रेन है एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं, एक का 50 और दूसरे का 60 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार है स्टेशन ए से स्टेशन बी। ठीक है, दोनों ट्रेन जो एक दूसरे को मीट करते हैं, टू ट्रेन टुवार्ड्स ईच अदर फ्रॉम स्टेशन ए एंड बी। अच्छा, एक ट्रेन जो है स्टेशन ए से जा रहा है, दूसरा ट्रेन स्टेशन बी से जा रहा है। व्हेन टू ट्रेन्स मीट ईच अदर, जब दोनों ट्रेन आपस में मिलते हैं तो सेकंड ट्रेन जिसकी रफ्तार 60 किलोमीटर प्रति घंटे है उसने 120 किलोमीटर ज़्यादा दूरी तय की है। हमें बताना है कि डिस्टेंस बिटवीन स्टेशंस कितना। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही आसान है, तो पहले हम सॉल्व कर देते हैं फिर लॉजिक भी आपको बताएंगे। ऐसा लॉजिक बताते हुए सॉल्व कर, जब दोनों ट्रेन, एक ट्रेन इधर से जा रही है दूसरी ट्रेन इधर से जा रही है, ए से जाने वाला का है 50 किलोमीटर प्रति घंटे एंड बी से जाने वाला का कितना है आपका 60 किलोमीटर प्रति घंटे। कोई दिक्कत नहीं, क्या दोनों एक साथ चलना स्टार्ट किए, बोले कि हाँ। जब मिलेगी मतलब दोनों इक्वल टाइम तक गई है, इसका मतलब ये जो ट्रेवल कर रहे हैं ना इसमें टाइम हो गया है सेम। टाइम सेम है, इसको हम टाइम कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि जो डिस्टेंस होता है वो होता है स्पीड इनटू टाइम। तो जो डिस्टेंस का रेशियो होगा ना दोस्त, वो स्पीड के रेशियो के बराबर हो जाएगा। क्यों, ऐसा कब होगा भाई, जब भी टाइम अगर कांस्टेंट हो जाए। अगर ए हो गया है कांस्टेंट तो T1/T2 करके होगा ही नहीं, कोई चीज T/T होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो अभी हमें पता चला कि अच्छा एक जो है डिस्टेंस D1 है, दूसरा डिस्टेंस D2 है, यह उनके स्पीड के रेशियो के बराबर।
एक का स्पीड कितना है 50, दूसरे का कितना है 60, तो रेशियो 5:6 का हो जाएगा। अब इसके बीच का जो गैप है ना 1 यूनिट का, ध्यान दिए डिस्टेंस का रेशियो, ऑल्दो स्पीड का रेशियो है लेकिन डिस्टेंस के रेशियो के बराबर होगा। ये जो 1 यूनिट है मतलब जो ट्रेन तेज चल रही है उसने 1 यूनिट ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल, इसका वैल्यू क्वेश्चन में क्या दिया है 120 किलोमीटर। बोले कि चलो ठीक है, तो टोटल कितना यूनिट होगा, बोलेंगे देखो 5 यूनिट एक गया, दूसरा 6 यूनिट गया, दोनों मिलकर कितना हो जाएगा 11 यूनिट। जो टोटल दूरी है ए एंड बी के बीच की होगी 11 यूनिट, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 12 11 132, तो 1320 किलोमीटर इस क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर 2। उम्मीद करते हैं लॉजिक भी आपको समझ में आया। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, इसमें है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है एबीसी। अच्छा इसमें इसने बताया नहीं कौन सा दो साइड इक्वल है, कोई बात नहीं। वो है इंटरसेक्शन ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरनल एंगल बाई सेक्टर ऑफ एंगल एबीसी एंड एसीबी एंड ओबीसी का वैल्यू 30 डिग्री है, हमें ए का वैल्यू बता। पहले जो इसने बोला है वो हम डायग्राम बना लेते हैं। ये आपका हो गया ट्रायंगल ए बी सी, एंड यहाँ से एक इधर चला जाएगा एंड ए इधर चला जाएगा, ठीक है। और क्वेश्चन में क्या दिया है आपका कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है ओ है, एंड इधर हो गया आपका 30 डिग्री। अच्छा एक और बात बताइए, अगर ओ बी एंगल बाई सेक्टर है 30 डिग्री है तो पूरा एंगल बी कितना हो जाएगा, बोले 60 डिग्री। आइसोसेलेस ट्रायंगल है, एक एंगल 60 डिग्री है, तो अब ये हो जाएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल। कैसे होगा ये हम आपको बता देते हैं। और जैसे ही ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हुआ कौन सा ए बी सी, अब आप बोल सकते हैं कि एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी कितना हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा आपका 60 डिग्री। तो जो क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए वो होना चाहिए ऑप्शन नंबर 3। देखिए पहले को में आपको लग सकता है कि ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है क्योंकि इसने तो बताया नहीं कि दो एंगल इक्वल कौन सा दो साइड इक्वल है, लेकिन वो बताने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि यहाँ पे इसने एंगल दे दिया 30 डिग्री ओबीसी। अगर ओबीसी का वैल्यू 30 को छोड़कर और कुछ होता तब इसे बताना पड़ता, बिना बताए हुए हम क्वेश्चन नहीं कर पाते। तो अभी हम आपको ये बता देते हैं कि जैसे मान लीजिए ए आपका क्या है आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक, ए बी सी, और हम मान लेते हैं कि ए दो साइड जो है ए इक्वल है, दो साइड इक्वल मीन्स यहाँ पे जो एंगल है ये भी इक्वल होगा, बोले कि ठीक है। अब जो है ये वाला एंगल मान लीजिए आप अल्फा, आपके पास चॉइस है, आप किसी एक को 60 डिग्री मान के देखो। जैसे अल्फा अगर 60 डिग्री होगा तो 2 थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, बोले कि देखो भैया 2 थीटा का वैल्यू हो जाएगा आपका कितना 120 डिग्री, तो थीटा कितना हो जाएगा, बोले कि 60 डिग्री। काम खत्म, इक्वेटर ट्रायंगल हो गया। अब बोले कि नहीं अल्फा को नहीं हम थीटा को मान के चलेंगे, कोई बात नहीं, थीटा को 60 डिग्री मानो, तो ये भी थीटा कितना हो जाएगा 60 डिग्री, इसके पास क्या ऑप्शन बचेगा 60 डिग्री, यही तो हम बता रहे थे। तो मान लीजिए आपके पास क्या है आइसोसेलेस ट्रायंगल है, हमारा यही करना है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, अगर इसमें कोई एक एंगल जो है ना, कोई एक एंगल 60 डिग्री हो गया तो अब ये क्या हो जाएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसी कॉन्सेप्ट का हमने यूज कर लिया, समझे। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें कि लोन को रिपे करना है 2 इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट में, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम है, कंपाउंडिंग एनुअली हो रहा है। अगर हर एक इंस्टॉलमेंट 6897 का है तो आपको बताना है टोटल कितना इंटरेस्ट। इस टाइप का क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। सबसे पहले आपको समझना है कि 10% का मतलब होता है 1/10, तो 10 अगर प्रिंसिपल है तो उस पर एक इंटरेस्ट के साथ हो जाए, अमाउंट जो है वो आपको 11 देना पड़ेगा। तो देखिए पहले साल के अगर आप सिनेरियो देखोगे तो 10 के जगह आपको 11 यूनिट देने पड़ेंगे, मतलब जैसे ही आपने 11 यूनिट पे किया आपका जो प्रिंसिपल है उसका 10 यूनिट चुकता। 2 साल के लिए अगर हम देखने जाएंगे तो अगर आपने 121 पे किया, हमने इसका स्क्वायर कर दिया दोनों साइड, 121 पे करने पे प्रिंसिपल का 100 रुपीज जो है वो चुकता हो जाएगा। यहाँ तक बातें आप समझ पा रहे हैं। आपको ये समझना है कि जैसे ही आपने 121 यूनिट पे किया 2 साल के बाद, पहले साल में नहीं 2 साल के बाद अगर आप 121 यूनिट पे करें तो प्रिंसिपल जो आपने उधार लिया था उसका 100 रुपये का होगा, चुकता हो जाएगा। क्वेश्चन में बोला है कि दोनों जो इंस्टॉलमेंट है, ये इंस्टॉलमेंट है आपका पी है, इंस्टॉलमेंट दोनों सेम होने चाहिए। तो ऊपर 11 है, इसको 11 से गुना कर दिया, इधर भी करना पड़ेगा, ये 110 हो जाएगा। अब ये हो गया 121। एक बात बताइए, ये जो टोटल प्रिंसिपल यहाँ से कितना आ रहा है, बोले कि ये 110 है और ये 100 दोनों मिलकर कितना हो जाएगा 210 प्रिंसिपल है। तो अमाउंट कितना पे करना पड़ रहा है आपको, बोले कि 242 पे करना पड़ रहा है, 210 की जगह 242 पे करना पड़ रहा है। ये जो गैप है क्योंकि हमें इंटरेस्ट चाहिए, ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट है ये कितना का है, बोले कि 32 यूनिट जो है हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है और इसे 32 यूनिट की वैल्यू चाहिए। कैसे निकालेंगे, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये जो आप पे कर रहे हो ना इंस्टॉलमेंट 121, इसका वैल्यू एक्चुअली में कितना है आपका 6897। बात समझ गए।
तो ये बच्चों को था इसे 12×5 = 60, 12×5 = 60 करेंगे तो कितना आ जाएगा 605। तो फिर ये बचेगा कितना 847, 847 बरसते 84। ठीक है, तो 57 आ गई। एक यूनिट का वैल्यू कितना है आपका 57 रुपीज़, तो 32 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 32 × 57। यूनिट डिजिट कितना आ रहा है, यूनिट डिजिट आ रहा है आपका 4, और देखिए 4 सभी जगह है। 57 दूना 114, और 57 को 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 171, और 11 171 11 कितना हो जाएगा 182, 1824 ऐसा करके इंटरेस्ट होना चाहिए। ऑप्शन दिख रहा है क्या, दिख रहा है, सही आंसर है क्या ऑप्शन में, समझे। अगले पे चलिए, तो उम्मीद करते हैं लॉजिक हम आपको सक्सेसफुल हो पाए होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है कि एरिया ऑफ ट्रेपीजियम शेप्ड फील्ड जो है ये है आपका 1785। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड दिया हुआ है एंड एक पैरेलल साइड का लेंथ भी दिया हुआ है, हमें बताना दूसरा पैरेलल साइड क्या हो। कोई बड़ी बात नहीं, ये तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन दे दिया, इसमें कोई बात नहीं, ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन दे दिया, इसमें कोई लॉजिक बताने लायक ऐसा है नहीं। ये जो पैरेलल साइड है एक का वैल्यू कितना दिया है आपका 42 ना, एक है 42, दूसरा आप x मान लेंगे, और इसके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है कितना है आपका 35। हमें पता है एरिया होता है आपका 1/2 × 35 इधर आ जाएगा, मीन्स हाइट और पैरेलल जो साइड से उसका सम 42 + x ने मिलकर कितना है आपका 1785। 35 से कितनी बार में जाएगा 5 बार में चला जाएगा ना, तो 175 3, तो 55 टाइम्स 110 आ गया ना, तो x का वैल्यू कितना आ गया आपका 58 नहीं 68 ना, 68 68 क्या बात कर रहे हैं 110, ओह माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे एक बार में 51 हो गया ना, ये 102 में से 42 गया तो कितना आ जाएगा 60 सेंटीमीटर में फीट था ना, तो 60 फीट इसका आंसर हो गया नंबर 1। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर, अच्छा इसमें दिया हुआ है आपको कि a एंड b का वैल्यू दिया हुआ है, a² - b² निकालना। ठीक है, तो a² - b² निकालने के लिए डायरेक्टली निकाल लेते हैं ना, a² - b²। तो 10 प्लस साइन एंड 10 माइनस साइन दोनों के स्क्वायर को माइनस कर, जैसे ही स्क्वायर को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 4 tan थीटा साइन थीटा। इस क्वेश्चन का सही आंसर आ गया 4 tan थीटा साइन थीटा, तो कुछ बताने लायक है नहीं, सही आंसर ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन नंबर अगर 7 देखेंगे, इसमें है आपका कि एक राइट सर्कुलर कोन है, रेडियस ऑफ बेस है 14 सेंटीमीटर, इसका हाइट है 48 सेंटीमीटर, क्रॉस सेक्शन बनाया गया है मिड पॉइंट ऑफ हाइट पैरेलल टू बेस, देन वॉल्यूम ऑफ अपर पोर्शन क्या है। इसको सॉल्व करने का जो एक तरीका है ये आपका क्या है कि हम जो फिगर है ना, मतलब 3 डिमेंशनल फिगर, इसमें सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट यूज कर ले, एक ये भी तरीका है। दूसरा तरीका होगा कि नॉर्मली हम जो ट्रायंगल या फिर 2 डायमेंशनल है उसमें सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट यूज कर लें, फिर क्वेश्चन को सॉल्व कर। यहाँ पे आपको समझना है कि ये इसका क्या है हाइट, ठीक कोई दिक्कत। और जो एकदम बीच से आप ना क्रॉस सेक्शन ऐसे लगा रहे हो, और ये जो क्रॉस सेक्शन है ये आपका बेस के पैरेलल है, ठीक। तो बेस के पैरेलल जैसे ही होगा आपको पता चल रहा होगा कि एक ट्रायंगल बनेगा, मतलब कि एक छोटा सा आपका कोन बनेगा, ऐसे करके हम बता रहे हैं। अब आपको देखना है कि जो दोनों जो कोन है ये कोन क्या है सिमिलर है, मतलब अगर हम नाम रख दें आपका ए, तो इसका नाम रख दिया हमने बी सी एंड बी डैश सी डैश। आपको ये समझना है कि ये जो ए बी सी है ना ये सिमिलर हो गया ए बी डैश सी डैश के। जैसे सिमिलर हुआ तो साइड का रेशियो बराबर हो चाहे कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का। तो जैसे ही इसने हाइट को हाफ किया है, हाइट टोटल कितना था देखिए, हाइट है 48, तो ऊपर कितना बचेगा 24 सेंटीमीटर, तो इसका रेडियस भी हाफ हो जाएगा। पूरा का जो बेस का रेडियस है कितना है 14 सेंटीमीटर, तो आपको ये समझना है ये वाला जो रेडियस है कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, समझ गए। चलो ठीक है, तो अभी यहाँ पे रेडियस हो गया 7, हाइट कितना है 24, तो जो ए एल है ना हमें वैसे बताना क्या है वॉल्यूम बताना, तो वॉल्यूम बताने के लिए एल की जरूरत है ही नहीं। वॉल्यूम कितना होगा अपर पोर्शन का, हम बोल सकते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर शिफ्ट है ना, पाई के प्लेस पे 22/7 आ गया, आर स्क्वायर मतलब 7² इंटू एच का मतलब 24, एक साथ से एक साथ चला जाएगा और 3 से 8 बार में चला जाएगा, तो 22 8 176, 176 को आपको 7 से गुना करना है ना, तो 7 छक 42, 119 और 4 123, 1232 सेंटीमीटर क्यूब होना चाहिए, हाँ क्यूब है तो हो गया ऑप्शन, तरीका ये हो गया। तो दूसरा तरीका इसको करने का हो सकता है, जैसे वो हम आपको बता देते हैं। यहाँ पे एक चीज़ आप याद रख सकते हो, शायद आगे क्वेश्चन में आ सकता है।
कि मान लेते हैं ये आपका क्या है, ऐसे करके कोण है, तो ठीक है। फिर हमने कोण को ना इसके बेस के पैरेलल कट करना स्टार्ट किया और इक्वल इंटरवल पे कट कर रहे हैं, मतलब एक ऐसे करके यहाँ पे एक किया, फिर चलिए ऐसे कर दिया, ऐसे समझ रहे हैं, फिर यहाँ पे ऐसे कट किया, और एक और चलिए ले लेते हैं, 3, चलो ठीक है, 4 4 ही ले लिया। जो पहला है इसका हाइट क्या रखा हमने, h1, जो दूसरा है इसका हाइट क्या रखा, h2, जो तीसरा है इसका हाइट क्या रखा, h3, जो फाइनल है इसका हाइट क्या रखा हमने, h4। और हम आपको ये बोल दिए कि देखो h1 h2 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 h3 h2 h4 जो है ना, ये है आपका 1:2:3:4, क्योंकि चलो ठीक है, कोई दिक्कत। तो जो हाइट का रेशियो है ना, यही इसके रेडियस का रेशियो हो जाएगा, r1 r2 r3 r4, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि क्या है सब आपका सिमिलर कोण है, तो यही रेशियो हो जाएगा, यही है 1:2:3:4 हो। अगर हम आपसे ये पूछे कि इसके सी ए से ये जो कोण बना है, कोण के सी ए से का एरिया हम पूछ रहे हैं, तो सी एस ए मतलब A1 मान लीजिए, A2 मान लीजिए, A3 मान लीजिए, A4 मान लीजिए। ध्यान दे कोण का, ये जो एक कोण बना इसका, फिर यहाँ पे एक कोण ऐसे बनेगा ना, ऐसे इसका, फिर एक कोण बनेगा इसका, इन सब का जो है ना सी एस ए का जो रेशियो देखेंगे, यह यहाँ के रेशियो का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये 1 डायमेंशन का रेशियो है, उसका स्क्वायर हो जाएगा, ये 1 स्क्वायर हो जाएगा, 2 स्क्वायर हो जाएगा, फिर 3 स्क्वायर हो जाएगा, फिर 4 स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ रहे? अगर यही हम वॉल्यूम बोले V1 V2 V3 V4, ये रेशियो आपसे पूछे, एक क्यूब हो जाएगा, अरे 1 क्यूब हो जाएगा, फिर 2 क्यूब हो जाएगा, फिर 3 क्यूब हो जाएगा, 4 क्यूब हो जाएगा। बात समझ रहे ना? और कभी कभी थोड़ा चालाकी करके बोलेगा कि ये जो क्रॉस सेक्शन बना है ना, यहाँ पे फ्रस्टम बना है ना, फ्रस्टम, इसका वॉल्यूम बता दो। बोले कोई बात नहीं भैया, पहले आप पूरा वॉल्यूम बता दो। अगर पूरा वॉल्यूम पता है तो इस पार्ट का वॉल्यूम कैसे निकाल लेंगे, बोलेंगे देखो 4 क्यूब माइनस 3 क्यूब कर देंगे, 4 क्यूब माइनस 3 क्यूब करके तो ये यूनिट आ जाएगा। ये पूरा का जो वॉल्यूम है ये आपका 4 क्यूब है, और ये जो ऊपर वाला पार्ट है उसका वैल्यू क्या है, 3 क्यूब। तो ये बीच वाला जो बचा वो क्या हो गया, 4 क्यूब माइनस 3 क्यूब। ऐसे करके हम सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान दे, ये जो 4 क्यू माइनस 3 क्यू है ना, ये हम यूनिट के टर्म में बोल रहे हैं, इसका एग्जैक्ट वैल्यू आपको बाद में निकाल लेना। तो उम्मीद करते हैं ये जो लॉजिक है आपको समझ। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, एक्स का जो वैल्यू है वो क्या दिया है, √64 का मतलब 8, ये 11 और ये 13 हो गया ना, तो 19 में से 13 गया, कितना बचेगा 6, एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 36। ये आसान था। इधर दिया है कि एक इलेक्ट्रिक पोल है वो टूट गया है सर्टेन हाइट से, यानी एंगल बना रहा है 60 डिग्री विद द ग्राउंड, जो 160 मीटर की दूरी पे है, तो हमें ओरिजिनल हाइट बता। कोई बात नहीं, बता देते ओरिजिनल हाइट। 1 मिनट, हाँ ये हो गया आपका। आपको ये समझना है कि जब जो ये पेड़ है या फिर इलेक्ट्रिक पोल है, माफ कीजिएगा, वो टूट के गिरा है, तो हाइट का एक पोर्शन यहाँ पे है और दूसरा पोर्शन यहाँ पे, ठीक है। और ये बोल रहा है कि जो आपका किसके साथ, इलेक्ट्रिक पोल ग्राउंड के साथ 60 डिग्री बना रहा है, ये जो एंगल है कितना है 60 डिग्री। बस अगर हम यूनिट का यूज करें, 60 डिग्री के सामने वाला √3 होता है, यहाँ पे 1 होता है, ये होता है 2। तो जो हाइट ऑफ पोल होगा ना, हाइट ऑफ पोल ये कितना होगा, बोले कि देखो ये तो हो जाएगा 2 + √3 यूनिट। इस 1 यूनिट का वैल्यू कितना दिया, 160 मीटर, जैसे 120 लिख रहे थे, 160 मीटर, इसका वैल्यू हो जाएगा आपका 160 × 2 + √3। सही आंसर क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर 1 आंसर। आगे चलेंगे। ये क्वेश्चन है आपका कि एक ट्रायंगल है XYZ, जिसमें XY एंड एक्जेक्ट को एक्सटेंड किया गया है टू पॉइंट P एंड Q रेस्पेक्टिवली। एक सर्कल को ऐसे ड्रॉ किया गया है कि वह टच करे YZ को R पे एंड P एंड Q पे भी टच कर रहा है। लेंथ ऑफ XP 31.25 सेंटीमीटर दिया है। तो हमें बताना है कि ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होगा, इसका डबल मतलब 62.5 हो जाएगा। कैसे हमने किया आइए देखिए। पहले थोड़ा सा ट्रायंगल थोड़ा अच्छा बनाना पड़ेगा, और ये हमने ऐसे रख लिया। चलिए, जैसा कि क्वेश्चन में दिया है कि ऐसे जो सर्कल हमने बनाया ना, ये कुछ इस तरह से है। एंड ट्रायंगल का नाम क्या है, XYZ। ए है X, Y है Z है। XY को कहाँ पे, P पे, एंड XZ को कहाँ पे, Q पे, और ये पॉइंट क्या है आपका R। क्वेश्चन में आपको दिया है कि XP का जो वैल्यू है ये है आपका 31.25 सेंटीमीटर। कोई बात नहीं, एक बात बताइए,
क्या आप मान रहे हो कि जो एक्सटर्नल पॉइंट होता है, एक्सटर्नल पॉइंट से जो हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं सर्कल के ऊपर, तो टेंजेंट का जो लेंथ होता है क्या होता है, बराबर होता है। ये बात तो आपको पता होगा, ए पी क्यू ये दोनों आपस में बराबर होगा। इसी लॉजिक का यूज करके हम बोल सकते हैं कि वाई जेड है ना, वाई पी का वैल्यू क्या है, बराबर। मतलब अगर इसको हमने ए यूनिट बोला है तो ये भी ए यूनिट होगा, चलेगा। ऐसे ही जेड आर का वैल्यू बी है तो वाई जेड क्यू का वैल्यू भी क्या होगा, बोले कि बी होगा। कोई दिक्कत ही नहीं है, बोले कि चलो ये भी सही है। अब देखिए, जो आपको एक्स वाई जेड का पेरीमीटर चाहिए, चलो ठीक है, एक्स वाई जेड का पेरीमीटर कितना होगा, बोले कि ये होगा एक्स वाई प्लस एक्स जेड प्लस वाई जेड, चलेगा। अब देखिए, एक्स वाई को हम ऐसे लिखते हैं, एक्स जेड को भी हमने ऐसे ही लिख दिया, लेकिन चलो ठीक है। अभी जो वाई जेड है, वाई जेड क्या है, वाई जेड ए प्लस बी है, बोले कि बिल्कुल सही है, ए प्लस बी हो गया। अब देखो ध्यान से, एक्स वाई में अगर आप ए ऐड कर रहे हो, एक्स वाई में ए ऐड कर रहे हो तो कितना आएगा, एक्स पी, और एक्स जेड में बी ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, बोले कि एक्स क्यू। और आपको पता है एक्स पी एंड एक्स क्यू दोनों बराबर है, तो 2 टाइम्स एक्स पी हो गया ना। इसलिए हमने बोला कि एक्स पी का जो डबल होगा यही क्या हो जाएगा, पेरीमीटर। और सही आंसर आ गया आपका 62.5 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन में ए का हमें वैल्यू बताना है, ए का वैल्यू निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम डेसिमल को हटा देते हैं, तो 4/6 होगा इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई ए, यही है ना। ए नहीं, ए इंटू 100 लिख सकते हैं, चलो ठीक है। तो 66 36 4 9 36, ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0.09। 0.09 मीन सही आंसर है ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन नंबर 12 में है आपका, टेबल दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। डिफरेंस बिटवीन टोटल प्रोडक्शन ऑफ टैक्सी बाई जे एंड के इन ऑल ईयर्स इज 35। तो देख लीजिए, हमें बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो डिफरेंस निकालना है ना जे एंड के द्वारा, चलो ठीक है। और क्या दिया है बाकी देख लेते हैं। तो प्रोडक्शन ऑफ टैक्सी बाई जे इन ईयर पी एंड क्यू जो है ये 92.11% है। प्रोडक्शन ऑफ टैक्सी बाई के इन आर एंड एस टुगेदर, पहले वाला निकाल लेते हैं। अच्छा, दोनों तो निकालना ही पड़ेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो जे के द्वारा पी एंड क्यू में, पी एंड क्यू देखेंगे तो कितना हो गया, 170 160 हो गया ना। पी एंड क्यू में देखेंगे तो 160 हो गया। और के का देखेंगे आर एंड एस में, आर एंड एस में कितना हो गया, 170। ठीक है, गया गया। अब जो है यही है आपका कि 1600 को आप 17 से भाग दे दो, 17 नवा 53 से, बल्कि यहाँ तक तो ठीक है, बचा कितना, 70, 70 चौका 68। तो 94 पॉइंट समथिंग परसेंट होना चाहिए था, और इसने क्या दिया है आपका 92.1, जो कि गलत दिया है। फिर भी एक बार देख लेते हैं। जे पी एंड क्यू में, पी एंड क्यू में 160 हो गया। फिर आपका आर एंड एस में के, आर एंड एस तो 170 हो गया। ठीक है, तो फिर 17 नवा 53 से तो बचेगा 7, फिर 70, 70 चौका 68। ठीक है, तो गड़बड़ हो गया, सेकंड वाला तो गलत हो गया। अब जैसे ही सेकंड वाला गलत हुआ, अभी हमें देखना है कि फर्स्ट वाला गलत है कि नहीं। तो फर्स्ट वाले में पूरा निकाल लेते हैं जे का। जे का कितना हो गया, 9 7 16 5 21, 21 और 4 25 और 4 29, 16, 9 7 16 5 21 8 29। तो 295 है जे का। के का कितना हो गया, कितना हो गया देख लीजिए, 5 6 11 9 20 8 28, 6 34 और 1 35, 350 हो गया। तो डिफरेंस कितने का आ रहा है आपका, और डिफरेंस तो 55 का आ रहा है ना, क्वेश्चन में दिया 35, इसके दोनों का दोनों ही गलत हो, सही है ना। यहाँ पे देखे तो 9 6 15 15 8 23 23 6 29, 1 मिनट, 9 6 15 8 23 23 6 29 और 5 34, 340 होता है, और 5 और 5 10, मतलब 350 हो गया। ऐसे देखेंगे तो 9 7 16 16 5 21 4 25 4 29, 295। हाँ ठीक है, दोनों ही गलत हो गए, दोनों ही गलत है, मीन्स बोथ 1 and 2 से कैलकुलेशन वाला था। क्वेश्चन नंबर 13 में देखेंगे, बोला है कि सुंदरलाल, सुंदरलाल ने डिस्ट्रीब्यूट किया अपने सेविंग्स को, तो इनका 162 पे 000 है। वाइफ, 3 बेटे एंड 1 बेटी में, और ऐसे किया है कि वाइफ को जो है ना डबल मिला है जो इनके डॉटर को मिला है, एंड हिज डॉटर गेट्स डबल ऑफ व्हाट ईच ऑफ हिज सन गेट्स। तो हमें बताना है कि डॉटर को कितना मिलेगा। चलिए ठीक है,
ए सन है, ए क्या है, डॉटर है, और ए है इनकी वाइफ। तो जो अगर हर एक सन को 1 यूनिट मिला है तो डॉटर को इनका डबल मिला है, ओके। एंड वाइफ को जो है वो डॉटर का डबल मिला है, मतलब इनको मिला है 4 यूनिट, कोई दिक्कत नहीं। अब टोटल अमाउंट कैसे निकलेंगे, क्योंकि इनके पास जो बेटे हैं 3 बेटे हैं, तो 1 इंटू 3 करना पड़ेगा, तो 3 यूनिट हो गया, डॉटर का 2 है, इनका कितना है 4, तो 4 2 6 और 3 9। ये जो 9 यूनिट है ना, इसका वैल्यू है 162,000। 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 9 एक बार में 18, 1 2 3 18,000, 4 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 72,000। तो 72 के वाइफ को मिलेगा, जो कि ऑप्शन में, कोई दिक्कत नहीं। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 है कि सीट है आपका इकोनॉमिक पॉलिटी एंड फैशन एजुकेशन, एक यूनिवर्सिटी में, इसका रेशियो है 13:7:3। 2022 में टोटल 690 स्टूडेंट ने एडमिशन लिया है। फर्दर 40 न्यू स्टूडेंट ज्वाइन करते हैं फैशन एजुकेशन कोर्स को, तो हमें बताना है कि फाइनल रेशियो अमंग स्टूडेंट क्या होगा। कोई बड़ी बात नहीं, ये आपका इकोनॉमिक्स हो गया, ये पॉलिटी हो गया, ये फैशन हो गया। ये देखेंगे एक रेशियो है 13, 7 एंड 3 का, यही है ना। तो 13 7 20 3 23। इनिशियली देखेंगे 23 यूनिट का वैल्यू कितना था 690, 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 30। अगर 1 यूनिट का वैल्यू 30 है तो इकोनॉमिक्स में कितना हो गया 33 39 390, इसमें 210, और ये कितना हो जाएगा आपका 90। हुआ क्या है कि 40 नए स्टूडेंट ज्वाइन किए हैं फैशन टेक्नोलॉजी, तो 40 ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे हो जाएगा 130, हो जाएगा 210, हो जाएगा आपका 390। तो रेशियो हो गया 39:21:30, 39:21:30, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 15 है, 3 नंबर से पी क्यू आर, 30% ऑफ पी इक्वल है 15% ऑफ क्यू के, एंड 20% ऑफ क्यू इक्वल है 10% ऑफ आर के। आपको बताना है कि बाई व्हाट परसेंट इज आर मोर देन पी। कोई बात नहीं, अगर 30% पी है, मतलब पी का जो 30% है किसके बराबर है, क्यू के 15% के बराबर, तो क्यू इंटू 15%। यहाँ से हमें पता चल जाएगा पी एंड क्यू का जो रेशियो है कितना हो गया 1:2 का, ये भी सही है। और एक और स्टेटमेंट दिया है कि 20% ऑफ क्यू जो है, 20% क्यू का ये किसके बराबर है, आर के 10% के बराबर। हालांकि इतना जरूरत नहीं होना चाहिए, आराम से आप बोल देंगे कि क्यू बाई आर कितना हो गया 1/2। इसका मतलब अगर हमने पी लिखा, क्यू लिखा, आर लिखा, पी को 1 मिलेगा, क्यू को 2 मिलेगा, आर को मिल जाएगा 4। अब बताना है कि आर जो है पी से कितना ज़्यादा है, बोले 3 यूनिट ज़्यादा है, तो 300% ज़्यादा हो गया, सही आंसर हो गया ऑप्शन। 16 में बोला है कि एक सॉलिड हेमिस्फीयर है जिसका रेडियस है 21 सेंटीमीटर, इसको मेल्ट किया गया है, एक सिलेंडर को फॉर्म किया गया है जिसमें रेशियो ऑफ CSA कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया 2:5 दिया है। तो हमें बताना है कि रेडियस ऑफ बेस क्या हो। कोई बात नहीं है, चलिए आराम से करते हैं। आपको पता है कि कर्व्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया है ना, तो CSA बाई TSA, ये रेशियो होता है कितना, CSA का मतलब होता है 2πRH एंड TSA का मतलब कितना होता है 2πRH प्लस 2πR²। यहाँ से 2πR तो कॉमन हो जाता है, फिर बच जाता है आपका H प्लस R, और ये जो रेशियो है 2/5 है, 2πR चला जाएगा। ये आप देख पा रहे हो कि H का वैल्यू जो है आपका 2 यूनिट आ रहा है और R का वैल्यू कितना आ रहा है 3 यूनिट। ठीक, आप इसको K के टर्म में लिख सकते हो कि 2K एंड 3K आ रहा है। 3 से कटने वाला एक ही ऑप्शन है 21, तो हम 21 को ऐसे तो टिक करते, जल्दीबाजी में तो टिक कर देते और चांसेस है सही भी हो जाता। लेकिन अभी हम क्या करते हैं ना कि इसको अच्छे से इंसानों की तरह सॉल्व कर लेते हैं। हेमिस्फीयर का जो वॉल्यूम है होगा आपका 2/3πr³, पाई इंटू रेडियस है 21, तो 21 का क्यूब, और ये हो जाएगा आपका क्या सिलेंडर πr²h, पाई इंटू r², मतलब 9k² एंड h का मतलब हो गया 2k, पाई से पाई चला जाएगा। अब यहाँ पे देख लीजिए, और 2, ये 2 से 2 भी चला जाएगा ना, ठीक। तो जो k³ का वैल्यू है, k³ ये कितना हो गया 7³ आ गया, हेंस k का वैल्यू कितना आ गया 3, k का वैल्यू 3 आते हैं, r का वैल्यू कितना आ गया 20। देखिए जो आंसर हमने गेस किया था वही सही हो गया। आगे चलेंगे, 17 में दिया है कि k का वैल्यू क्या होगा जब इन दोनों इक्वेशन का जो है इंटरसेक्ट्स एट यूनिक पॉइंट। यूनिक पॉइंट का मतलब होता है यूनिक सॉल्यूशन। इसके लिए x का जो कोफिशिएंट है उसका रेशियो मतलब k/3 ये इक्वल नहीं होना चाहिए y के कोफिशिएंट का रेशियो। y का कोफिशिएंट कितना है
-2 और एक जगह है 1। तो k का वैल्यू बस -6 नहीं होना चाहिए, इसको छोड़कर कोई भी वैल्यू हो चलेगा। तो k ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट -6। अब इसका जो बाकी कंडीशन है वो भी हम बता देते हैं, पता होगा ही आपको। वैसे मान लेते हैं इक्वेशन है आपका a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन हो गया। ये आपका 1 है, a2। ध्यान देना है आपको कि ये लाइन को रिप्रेजेंट करता है। पहला केस होता है आपका यूनिक सॉल्यूशन, और यूनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है कि ये जो दोनों लाइन है ना, लाइन एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा तभी तो यूनिक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। इसके लिए बस देखना है कि ए के जो कोफिशिएंट का रेशियो है ना, ये बी के कोफिशिएंट के रेशियो के बराबर ना हो। बराबर ना होने से क्या होता है कि ये जो लाइंस है, लाइंस पैरेलल नहीं होंगी। जब लाइंस पैरेलल नहीं होंगे तो प्लेन में दो ही ऑप्शन है लाइन के पास, या तो पैरेलल हो जाओ या इंटरसेक्ट कर जाओ। पैरेलल का ही एक स्पेशल केस हो, कोइंसिडेंट, ठीक है, या लाइंस को कोइंसाइड कर लेना। दूसरा देखते हैं कि नो सॉल्यूशन का केस आता है। नो सॉल्यूशन कब होगा? जब लाइंस में कुछ कॉमन ही ना हो। अब बताओ लाइन में कॉमन कब नहीं होगा? जब दोनों लाइंस पैरेलल हो एक दूसरे। ये कब होगा? जब a1/a2 जो है ना, ये b1/b2 के बराबर हो। जैसे ही a1/a2 b1/b2 के बराबर होगा, ये पैरेलल का कंडीशन होता है। अब चूंकि नो सॉल्यूशन हमें चाहिए, तो नो सॉल्यूशन के लिए जो थर्ड केस है कि c1 एंड c2 का रेशियो बराबर नहीं हो। c1 एंड c2 का रेशियो बराबर होने से लाइंस हो जाता है आपका क्वांसाइड। तो तीसरा है ये आपका होता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। हालांकि इनफाइनाइट कोई नंबर नहीं है, इसलिए हम इसको इनफाइनाइटली मेनी बोलते हैं, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। इसके लिए क्या होना चाहिए? लाइंस का क्वांसाइड करना जरूरी है, मतलब दोनों लाइन क्या हो, एक ही हो जाए। और ये कंडीशन कब अराइज होगा? जब a1/a2 जो है ये b1/b2 के बराबर तो हो ही, साथ में आपका c1/c2 के इक्वल भी हो जाए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर गया तो फिर बल्ले बल्ले हो जाएगा। ठीक है, इसका यूनिक सोल्यूशन, इसका नो सोल्यूशन, इसका इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। उम्मीद करते हैं चीज आप ध्यान में रखें। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। बोला है कि नंबर x जो है 3 टाइम्स अनदर नंबर y के, इन दोनों का सम है आपका 20। देन x एंड y क्या हो जाएगा? अब देखिए x है y का 3 गुना होना चाहिए, तो जाहिर सी बात है दोनों का सम अगर 20 है तो 15 एंड 5। 19 में ये दिया है हमें, क्या बताना, सम ऑफ देयर रूट्स। सम ऑफ देयर रूट्स क्या आ जाएगा आपका 0। आप बोलोगे हमने इतनी जल्दी कैसे कर दिया, चलिए देखते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 5x² माइनस 5 का वैल्यू आ जाएगा 4x² प्लस 4। यहाँ से आप देखोगे तो कितना आ जाएगा, x² इक्वल टू 9 आ जाएगा, लेकिन हम उतना टेंशन नहीं ले रहे हैं। x² माइनस 9 इक्वल टू 0। अब देखिए, अगर आप रूट्स निकालना चाहे तो एक रूट्स 3 आ जाएगा, एक -3 आ जाएगा, और यहाँ से आप निकालेंगे तो सम ऑफ रूट्स ये कितना आ गया, 0। लेकिन इतना करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों दोस्त? यहाँ पे देख लीजिए, अगर मान लेते हैं कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये आपका क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए आपको बताना पड़ेगा कि a का वैल्यू 0 नहीं है, और ये भी मान लेते हैं कि अल्फा बीटा क्या है, इसका रूट्स। अगर रूट्स है तो सम ऑफ रूट्स जब हम लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा, ये माइनस b/a हो जाएगा। एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा बीटा लिखेंगे, ये क्या हो जाएगा आपका c/b। b होता है आपका कोफिशिएंट ऑफ x। ये जो इक्वेशन दिख रहा है इसमें कहीं से भी कोफिशिएंट ऑफ x आपको मिलेगा? बोले कि नहीं। तो जब कोफिशिएंट ऑफ x मिलेगा ही नहीं, 0 है, तो सम ऑफ रूट्स भी 0 ही आना है। बस यही देख के हमने बोला। उम्मीद करते हैं चीज आप समझ पाए होंगे। तो इसमें थोड़ा सा और बता ही देते हैं जब आ गए हैं तो। अब मान लीजिए कि आपके पास एक क्यूबिक इक्वेशन है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0। क्यूबिक है, ये बताने के लिए आपको बताना पड़ेगा कि a का वैल्यू 0 नहीं है। एंड इसका जो रूट्स होगा अल्फा बीटा गामा क्या होगा, आर रूट्स। चलो ठीक है भाई। अब जब आप अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा लिखोगे ना, तो आपको मिल जाएगा -b/a। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा लिखोगे, ये आ जाएगा आपका c/a। एंड अल्फा बीटा गामा लिखोगे, क्या आ जाएगा आपका -d/a। ध्यान रखना है माइनस प्लस माइनस ऐसे चलेगा। और सबको किससे डिवाइड करना है? a से डिवाइड करना है। पहले b आया, देखिए -b/a आया, फिर प्लस c/a आया, फिर क्या आया, -d/a आया। यही सिलसिला चलता है। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 में है कि अगर हमने एक टेबल को बेचा है 210 रुपये में और 420 रुपये में बेचा है, तो लॉस जो है L1% एंड L2% होगा। L1 माइनस L2 का वैल्यू 7 है, तो कॉस्ट प्राइस बताना है कितना होगा। 7 या 21, ये आंसर आ जाएगा आपका 3।
कैसे हुआ आइए देखिए। हमें जो दोनों दिया है ना, दोनों बोला है कि ये कॉस्ट प्राइस है ना, सॉरी दोनों सेलिंग प्राइस है, दोनों केस में लॉस हो रहा है। यहाँ हम बोलेंगे कि इसका मतलब कॉस्ट प्राइस कहीं यहाँ पे होगा, एक सेलिंग प्राइस S1 यहाँ पे होगा, दूसरा S2 यहाँ पे होगा। S1 का वैल्यू दिया है 420 और S2 का वैल्यू 210 दिया है। चलो ठीक है। अब आप बताइए कि S1 के केस में इसे जो लॉस हुआ है, मान लेते हैं कितना है आपका, L1% का हुआ है, सॉरी S1 S2 चेंज कर देते हैं ना, इसको S2 मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं S1, क्या ही दिक्कत है, S1 S2। यहाँ पे L2 का लॉस हुआ है, यहाँ L1 का लॉस हुआ, जाहिर सी बात है 420 में बेचा है तो लॉस कम होगा। ये जो डिफरेंस दिया है ना L1 माइनस L2 का परसेंटेज में, ठीक है, बोले कि चलो ये है 7%। अगर हम आपसे पूछे कि अमाउंट में कितना का डिफरेंस आ रहा है, तो बोले कि अमाउंट में तो 210 रुपये का है भैया। अच्छा, ये जो 7% किसका, बोले कि ऑफ कॉस्ट प्राइस। अगर हम बोले कि 10% लॉस हुआ तो सामान्य भाषा में 10% कॉस्ट प्राइस का ही तो लॉस होता है, तो 7% ऑफ कॉस्ट प्राइस हुआ और इसी का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया है, 210। तो 10% हमने लिख दिया, 210 होगा। 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 30। तो 100% यही तो कॉस्ट प्राइस है, वैल्यू हो जाएगा आपका 3000। ठीक, कौन सा आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन नंबर 21 में है कि ये बार ग्राफ देखना है एंड आपको क्वेश्चन का आंसर करना है। बाई हाउ मच % द कंपनी इंक्रीजेज इन्वेस्टमेंट ऑन रॉ मटेरियल इन 2019 एज कम्पेयर टू 2015। 2019 में 550 है, 2015 में 330 है, तो आप देखोगे 220 का जंप किया है 330 पे, तो गया 2/3। 2/3 को 66.67% या 66% लिख सकते हैं, यही आंसर है। 22 नंबर में है कि एवरेज एज ऑफ 3 गर्ल्स इज 15 ईयर्स एंड इसका जो सम रेशियो दिया है, तो हमें बताना है कि एल्डेस्ट का एज क्या होगा। तो गर्ल 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, इनके रेशियो जो है आपका क्या है, 3:5:7। यहीं पे हम एवरेज अगर निकाल लें तो एवरेज कितना आएगा, 7 5 12 3 15, एवरेज आ गया 5। ये जो 5 यूनिट है ना दोस्त, इसी का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया, 15 ईयर्स। 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 ईयर्स। तो जो सबसे बड़ी लड़की हैं वो है 7 यूनिट, इनका वैल्यू हो जाएगा 21 ईयर। ठीक है, 21 ईयर्स ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 23 की अगर बात करें तो हमें इसको सॉल्व करना है। ये है आपका 3/5 टू द पावर 3p माइनस 2। इधर भी 3/5 लिख लेना है। देखिए 3/5 का स्क्वायर है तो आ जाएगा 3/5 टू द पावर 16 और ये हो गया 3/5 टू द पावर -3। 16 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 13। तो 3p माइनस 2 का वैल्यू कितना हो गया, 13। तो p का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5। क्वेश्चन तो इजी ही था। हमें निकालना क्या, 2p + 1 ना, 5 × 10 और 1। 24 में दिया है कि एक कार जो है 108 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। आफ्टर रिपेयरिंग एंड मूव्स एट द स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर बिफोर रिपेयरिंग, इट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ x किलोमीटर इन 3 hours आफ्टर रिपेयरिंग, then how much time it will take to cover a distance of 5x किलोमीटर before repair। कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए x किलोमीटर जा रहा है 3 घंटे में आफ्टर रिपेयरिंग, मतलब x का वैल्यू हो गया 108 × 3। ठीक है, अभी आपको टाइम क्या निकालना है, 5x निकालना है। तो 5 × 108 × 3, ये डिस्टेंस हो गया। कितने के रफ्तार से जाना होगा अभी, 72 किलोमीटर, क्योंकि बिफोर रिपेयरिंग बोल रहे हैं। तो 12 × 6 = 72, 12 9 8 होतल से 3 दूना 6, क्या आ गया 45/2 आवर्स, जिसको हम बोल सकते हैं 22 आवर्स 30 मिनट्स। 22 आवर 30 मिनट्स 4 हो गए। और ये आपका 25 एंड लास्ट क्वेश्चन, इसमें x² + y² का वैल्यू दिया है और हमें इसका वैल्यू निकालना है। हाँ चलिए निकल जाएगा। यह है आपका x³ y + xy³, इसके साथ, अच्छा नहीं, हम xy का वैल्यू निकालना है, माफ़ कीजिएगा, x² + y², ये वैल्यू दिया है 36। यहाँ से अगर हम xy कॉमन लेंगे तो बच जाएगा x² + y² और इधर आपका x² + y² दिया हुआ है, ये 36 हो गया। आपको पता चल गया कि x² + y² इंटू का xy + 1 कितना है, 36। ये वैल्यू कितना है, 6। xy + 1 कितना हो गया, 6। तो xy का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5, जो कि ऑप्शन नंबर। तो इसी के साथ इस पेपर का समस्या समाप्त हुआ। पेपर में कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जहाँ पे थ्योरी बताने की, हमने आपको थ्योरी बताया। कैसा लग रहा है ये सेशन, इस तरह के और सेशन
ये या नहीं चाहिए आप कमेंट सेक्शन में बताइए।